Hello everyone, I'm Rashmi and today I'm going to explain Illit as a critic. Illit as a critic समझने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि सारा जिसका उतना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है सारा उसका ऐसे में से आया हुआ है। उसके बहुत सारे ऐसेज हैं। हाँ, और वो बहुत अच्छा क्रिटिक था। 20th सेंचुरी के एज को ही टी एस इलियट का एज कहा जाता है। वो क्रिटिक था, प्ले राइट था, पोएट था। एज अ क्रिटिक उसके बहुत सारे ऐसेज हैं। एज अ प्ले राइट उसका एक मुझे याद आ रहा है मर्डर एट कैथेड्रल, और एज अ पोएट उसका द वेस्ट लैंड, लव सॉन्ग ऑफ चिल प्रूफ रॉक, ये सब उसके कुछ कुछ हैं वर्क्स। अब अगर इसके एसेज को समझना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं बस ऐसे नाम दे दी हूँ आपको। तो पहला ऐसे था उसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, 1917 में पब्लिश हुआ। दूसरा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923 में पब्लिश हुआ। तीसरा फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 में पब्लिश हुआ। चौथा अगर सेक्रेडवुड 1920, सेलेक्टेड एसेज 1932, और हैमलेट 1919, मेटाफिजिकल पोएट्स 1920, टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक 1965, द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म ये हुआ था प्रोबेबली 1933। ये सब कुछ उसके एसेज हैं। और अगर आपको इलियट का क्रिटिसिज्म समझना है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन सारे एसेज में से आए हुए हैं। तो इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैंने 8 क्लासीफाई किया है। तो पहला है उसका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये आया है हैमलेट में से, 1919 में जो पब्लिश हुआ था। इसमें हैमलेट में कहा गया कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब अपने इनर इमोशंस को किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना। फॉर एग्जांपल मैकबेथ में जब लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जांपल है। सेकेंड है यूनिफिकेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये आया है उसका मेटाफिजिकल पोएट्स में से, ये 1920 में पब्लिश हुई थी। इसका कहने का था कि 20th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी में जो जॉन डन और ये लोग हुए थे मेटाफिजिकल्स, इन लोगों में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी था। और अभी उन लोगों के जाने के बाद जितने भी पोएट्स हैं, इनफैक्ट मॉडर्न एज तक, ये सब डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से जूझ रहे हैं। और बोला था कि टेनिसन और ब्राउनिंग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में, क्योंकि वो लोग अपने आप पे खुद पे काम नहीं करते ढंग से। डन लोग अच्छे से काम करते थे। तीसरा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इसका है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में से। इसका कहने का मतलब है सिंपल कि एक पोएट को इम्पर्सनल होना चाहिए, यूनिवर्सल लिखना चाहिए, नॉट पर्सनलाइज्ड। थर्ड है, चौथा हो गया ऑटोटेलिक टेक्स्ट। ऑटोटेलिक टेक्स्ट इसका शायद तो ये कॉन्सेप्ट 1923 में आया था, कौन से ऐसे में मुझे पता नहीं। ऑटोटेलिक टेक्स्ट का मतलब कि ये स्ट्रक्चरलिज्म जैसा बोल सकते हैं, सॉरी न्यू क्रिटिक्स जैसा बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज़ इनसाइड द टेक्स्ट, नथिंग इज़ आउटसाइड द टेक्स्ट। तो उसका टेक्स्ट से ही मतलब था, हर चीज़ मतलब टेक्स्ट अपने आप में कंप्लीट है। फोर्थ उसका फिर आ गया द रोमांटिक एंड द क्लासिक। ये इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया था रोमांटिक एंड द क्लासिक, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा इसका, चाहे तो ट्रेडिशन है चाहे तो फंक्शन है, इन दोनों में से कोई है, आप चेक कर लो। तो रोमांटिक और क्लासिक में इसने डिफ्रेंशिएट किया था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डरली एंड द कैओटिक, ऐसे ऐसे करके आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा ढंग से इसका पूरा कॉन्सेप्ट। फिर ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में आया है, 1917 में पब्लिश हुई थी ऐसे। उसके बाद उसका लेमन स्क्वीज़र स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, ये आया इसका फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म में। लेमन स्क्वीज़र स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म इसने बोला न्यू क्रिटिक्स को, क्योंकि न्यू क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा फोकस करते थे टेक्स्ट पे, नथिंग इज़ आउटसाइड द टेक्स्ट, एवरीथिंग इज़ इनसाइड द टेक्स्ट, इसलिए उसने लेमन स्क्वीज़र स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म कहा। वर्कशॉप क्रिटिसिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कशॉप क्रिटिसिज्म इलियट ने बताया कि ये एक राइटर के अपने ऊपर किए गए क्रिटिसिज्म के बारे में है। मतलब एक राइटर जब लिखता है तो क्या करता है, क्रिएट करता है और क्रिटिसाइज़ करता है, खुद को करेक्ट करता है लेज़र में, एक खाली टाइम में वो खुद को करेक्ट करता है, लिखता है जब उसको दिमाग में आया कुछ। अब जब करेक्ट करेगा तो खुद को क्रिटिसाइज़ करेगा, सही गलत कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करेगा, तो वो वर्कशॉप क्रिटिसिज्म हुआ। अब ये सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करो, डन, इलियट ऐसे ही पूरा हो जाएगा। उसका कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि उसका क्रिटिसिज्म के बारे में उसका क्या कहना है। उसने बोला द कमेंटेशन एंड एक्सपोजिशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट बाय मीन्स ऑफ रिटन वर्ड्स, it is not an autotelic activity because it is always about something. It must always profess an Indian view, that is, it appears to be the elucidation of work of art and correction of taste. Aim of criticism is the promotion of understanding and enjoyment of literature. अब उसका function of criticism is to evaluate the work of art objectively, to analyze the text and to compare it with other text. और हाँ, एक critic का chief tool है comparison और analysis, ये बहुत important है। और Eliot views criticism as a flywheel to keep creative activity in its right place. अब क्रिटिक का क्वालिफिकेशन के बारे में उसका क्या कहना है कि अ गुड क्रिटिक मस्ट बी इंटायरली इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ नो इनर वॉइस। जो इनर वॉइस रोमांटिक्स में थे वो इनर वॉइस नहीं चाहिए।
ए क्रिटिक मस्ट बी सेंसिटिव एंड लर्नड, ठीक है, और क्रिटिक मस्ट ऑल्सो हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फैक्ट और ट्रेडिशन, दोनों। फंक्शन ऑफ क्रिटिक क्या है? टू जज द वर्क्स ऑफ आर्ट बाय यूजिंग साउंड लिटरेरी प्रिंसिपल्स हुज वैल्यू हैज़ बीन ट्राइड एंड एस्टैब्लिश्ड। और उसका क्या है? A critic is not to pass judgment or determine what is good or bad. He just have to help them to form their own judgment. Them यहाँ पे रीडर के बारे में है। और इलियट का कुछ क्रिटिकल मेथड, उसका क्रिटिकल मेथड वो आयरनी बहुत यूज़ करता था, विट उसका चीफ टूल था, आयरनी और विट। और इलियट के पास एक्स्ट्रॉर्डनरी गिफ्ट ऑफ फ्रेजिंग था, क्लाइव बेल ने कहा भी इसके बारे में। तो बस इतना ही पढ़ना है। थैंक यू।